हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास। और आज हम अपना फर्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पेपर का नाम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने पेपर्स का जो पेपर्स के आपके नाम है उन्हें अच्छी तरह रट लें। तो फर्स्ट पेपर का नाम हमारा टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स। तो थोड़ी सी आज क्या है कि स्कैनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे हमारे प्रोसीड होते जाएंगे और हमारी क्वालिटी में भी थोड़ा इंक्रीज़ होता चलेगा। राइट। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जितने भी अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा ना सोचे कि सर अब आप तो सारे नोट्स इंग्लिश में ही दे रहे हैं। देखिए जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आगे आपको इंग्लिश ही आने वाली है। और हिंदी में अगर आप रटते रहोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आप किसी भी वर्ड की मुझसे हिंदी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है। और सब कुछ सिंपल है, ज़्यादा ईजी है हैज़ कंपेरिजन टू हिंदी। राइट। और बहुत देखिए जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जितना आपको यहाँ होता है आप जैसे जैसे मैं आपको रीड आउट कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कॉपी के अंदर नोट करते चलें। साथ साथ में पूरे नोट्स बनाने हैं आपने, तभी आपको फ़ायदा है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना आज हम अपनी पहली क्लास है यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बुक का नाम क्या था? टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट। तो हमें हर चीज़ के बारे में यहाँ पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या मीनिंग होता है, डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है, फंक्शनल एनाटॉमी क्या होती है और लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। और ये जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स है वो हमने कहाँ से कहाँ तक कवर करने हैं इस बुक के अंदर? प्रोटोजोआ टू नेमेटोडा। कहाँ तक करना है? प्रोटोजोआ टू नेमेटोडा। बुक्स आप साथ में अभी तो ना रखें, लेकिन जैसे मेरा क्लास हो जाए उसके बाद आप अपने नोट्स में ड्यूरिंग इसमें ऐड कर लें जो भी चीज़ें अगर आपको उससे लगता है अच्छी है। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पहले देखनी चाहिए। कहता वाई वी स्टडी द इनवर्टिब्रेट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हम इनवर्टिब्रेट की स्टडी क्यों कर रहे हैं। और ये जो दो वर्ड देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ आपको पहला वर्ड आया इनवर्टिब्रेट्स। दो चीज़ें आपको बार बार तंग करेंगी। एक तो वर्टिब्रेट, जिसे हिंदी ये जो इनवर्टिब्रेट है उसको हिंदी में कहते हैं अकशेरुकीय। राइट। और इंग्लिश में जो होता है वो इनवर्टिब्रेट है और हिंदी में क्या है? अकशेरुकीय। एक साइंटिस्ट थे E.O. विल्सन, उन्होंने क्या कहा? कॉल्ड इनवर्टिब्रेट हैज़ लिटिल थिंग्स रन दी वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो हमारे एक साइंटिस्ट थे E.O. विल्सन, उन्होंने क्या बोला? इनवर्टिब्रेट्स वो कैसे हैं? एक छोटी सी चीज़ है, लिटिल थिंग्स, बहुत देखने में और साइज़ में बहुत छोटे से हैं हमारे इस रन दी वर्ल्ड, मतलब इस संसार के अंदर, है ना, चलते हुए संसार के अंदर सबसे छोटी सी चीज़ है। नो वेरिएटी इन नो वेरिएटी नो वैरायटी इन्फ्लुएंस दी लार्जर ऑर्गेनिज्म एंड इवन एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो वो कहता है कि नो वैरायटी इन्फ्लुएंस, ये जो आप देख रहे हो कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये साइज़ में बहुत छोटे हैं, तो ये खासा इफेक्ट नहीं डालते बाकी जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। राइट। एग्जाम्पल बटरफ्लाइज, बीटल, बीज, आंट्स, ड्रैगनफ्लाई, स्नेल, लेबोस्टर और स्टार फिशेज एक्सेट्रा, ये सारी की उन्होंने बात की है, आर प्राइमरी बिल्डर ऑफ दी हेल्दी एनवायरनमेंट। वो कहते हैं ये चीज़ जिनके हमने ये नाम लिए हुए हैं, किस किस का नाम लिया हमने? यहाँ पे हमने नाम लिया बटरफ्लाई, बीटल्स, बी, आंट, ड्रैगनफ्लाई, स्नेल, लोबेस्टर और स्टारफिश। वो कहते हैं ये एक्चुअल में क्या है? एक प्राइमरी बिल्डर्स है। प्राइमरी बिल्डर्स क्या होते हैं? जो हमारे स्टार्टिंग वाले, ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। राइट। क्या करते हैं ये? बिल्ड अमेजिंगली कलरफुल कोरल रीफ ऑफ ओशंस, सीव हैज़ फूड फॉर द काउंटलेस अदर एनिमल्स। वो कहता है बहुत सारे जो कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ क्या होती है? प्रबाल भित्तियाँ, ये आगे हम देखेंगे। समुद्र के अंदर होती है कोरल रीफ, प्रबाल भित्तियाँ। उनका काम क्या है? वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सीव हैज़, मतलब वो अपने अंदर संक्षिप्त करके रखते हैं। क्या रखते हैं? फूड फॉर द काउंटलेस अदर ऑर्गेनिज्म। वो एक, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत बड़ी चट्टान बनती है समुद्र के अंदर। वो कैसे बनती है अब आपको एक टॉपिक में आएगा, आपके थर्ड यूनिट के अंदर चलेगा ये। तो वहाँ पर हम देखेंगे कोरल रीफ क्या होती है? समुद्र के बीचों बीच, है ना, एक टापू सा बन जाता है। और वो टापू कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक्चुअल में एक वो एनिमल है ना। और
वो क्या करता है, बाकी एनिमल्स के लिए वहाँ पे रहने के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करता है। तो ये भी एक हेल्प हुई। एनिमल किंगडम कैटेगराइज्ड ओवर अ मिलियन साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। वो कहता है जितना भी एनिमल किंगडम है, जो जंतु हमारा संघ है, जितना जितना बड़ा हमारा ये किंगडम है, जंतु जगत जो है, उसे हमने, वो एक्चुअली कैटेगराइज्ड है ओवर अ मिलियन साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। उसे आप 1 मिलियन से ज़्यादा उसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया है, और हमने उसे कम कितने फाइलम्स में कन्वर्ट किया है, 35 फाइला के अंदर। मतलब हमारे पास टोटल कितने फाइलम है, 35 हमारे पास फाइलम है। क्लियर हो रही बात कि जो हमारा जितना भी जंतु जगत है उसे हमने कैटेगराइज किया है, और लगभग लगभग हमारे पास 1 मिलियन के आसपास साइंटिफिक डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़, मतलब साइंटिस्ट ने इतनी स्पीशीज़ डिस्क्राइब कर दी हैं, ढूंढ ली हैं, उन्हें नाम दे दिया है। और इस तरीके से हमारे पास कितने संघ हो गए, कितने फाइलम हो गए, 35 फाइलम। ये छोटे शॉर्ट में लिखा हुआ है फाइला, PHYLA फाइला। वैसे क्या है इसका मतलब, वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, 35 हमारे पास क्या है, फाइलम है, संघ है। कहते हैं जिसमें से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर कैटेगरी, जो आर्थ्रोपोडा हमारा फाइलम है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रस्टेशियन, मिलीपीड्स और सेंटीपीड। ये सारे के सारे जो हैं एस्टिमेटेड 9,99,059 है ना, आइडेंटिफाइड। इतनी स्पीशीज हमने ढूंढ ली है। मतलब क्या है, 85% ऑफ द टोटल आइडेंटिफाइड एनिमल स्पीशीज, जितनी भी अभी तक जंतुओं की जातियां ढूंढी गई हैं, एनिमल स्पीशीज अभी तक हमने ढूंढ ली है, उसमें से 85% किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। तो इट मीन्स आर्थ्रोपोडा सभी फाइलम फाइलम में से सबसे बड़ा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो आर्थ्रोपोडा है वो हमारा सबसे बड़ा फाइलम है। बाकी सभी जो 35 हमने ऊपर फाइलम की बात करी, उन सबसे बड़ा है। बात क्लियर होगी, आगे देखते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स एक्सक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया, लेकिन इन्वर्टिब्रेट के अंदर वायरस और बैक्टीरिया नहीं आते। इस चीज़ को आप याद रखना, इन्वर्टिब्रेट के अंदर वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म प्राणी है, लेकिन इनको हम इनमें इंक्लूड नहीं करते। ये नंबर रीचेस टू 12,38,000 और 94%। इट मीन्स ये जो इन्वर्टिब्रेट्स और जिसमें वायरस और बैक्टीरिया को अगर आप काउंट कर लो साथों साथ, तो आपके पास कितने, 94% जो स्पीशीज़ होगी वो इन्वर्टिब्रेट के अंदर आ गई। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा, फिश, बर्ड, मैमल एक्सेट्रा। अब हमारा एक फाइलम होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें फिश, बर्ड और मैमल, ये लगभग लगभग कितनी है, सिर्फ 5% स्पीशीज़ है टोटल एनिमल स्पीशीज़ के अंदर। जितनी भी इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज़ है, जाती हैं, उनमें सिर्फ 50,000 कौन है, फिश, बर्ड और मैमल। यानी कि जो कॉर्डेटा कैटेगरी है या फाइलम है या संघ है, वो सिर्फ 5% ही कवर अप कर रहा है। देखो एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, आप धीरे धीरे आगे चलते चलिए, लिखते चलिए आगे, ठीक। आगे उसने बात किया 4600, यानी कि 0.04% आर ओनली मैमल। उसमें से भी जो स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स हैं, वो टोटल में से कितने हैं, 0.04%। यहाँ 5% तो टोटल है, ये फाइलम कॉर्डेटा है, और फाइलम कॉर्डेटा में से जो मैमल है वो कितने हैं, 0.04% मैमल है इस अर्थ के ऊपर। क्लियर हो रही बात। कहते हैं एस्टिमेटेड दैट 5 to 8 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड और डिस्कवर्ड। कहता है इसके अलावा ऐसा माना जाता है, इतना अनुमान है कि 5 से 8 मिलियन जो हमारे इंसेक्ट होती हैं, जो आपके कीट पतंगी होती हैं, उनकी जातियाँ अभी तक क्या आइडेंटिफाई नहीं है, हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड और डिस्कवर्ड। उसे अभी तक पहचाना भी नहीं गया, और ना ही उनको क्या किया गया है, डिस्कवर्ड भी नहीं किया, खोजा भी नहीं गया है। फिर कहता है अनडिस्क्राइब्ड 5,000 to 10,000 स्पीशीज ऑफ कॉर्डेट्स आर वेटिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन। वो कहता है इसके अलावा 5,000 से 10,000 स्पीशीज किसकी, कॉर्डेट की, कशेरुकीय जीवों की, अभी भी कैसे पड़ी है, अनडिस्क्राइब, जिनको अभी तक बताया नहीं गया उनके बारे में, अनडिस्क्राइब है वो। और वो क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है, वेटिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कि उन्हें ढूंढा जाए और उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाए। क्लियर होगी बात, चलो आगे देखते हैं। अब पहला वर्ड आ गया, व्हाट इज़ द इन्वर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी जीव किन्हें कहते हैं आप, ठीक। इसको देख लेते हैं। कहता है डिस्क्राइब स्पीशीज़ ओवर वन। तो यहाँ पर उसने कहा कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करते हैं एक के बाद एक के बाद, तो इन्वर्टिब्रेट्स क्या है,
कहता 5% एनिमल पोजेसेस अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। इस चीज़ को याद रखना। कहता जितना भी जंतु है इस अर्थ के ऊपर, जितने भी जीव हैं, और यहाँ पता है आपको जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, जंतुओं की बात करेंगे। पौधे भी सजीव हैं लेकिन वो किस में काउंट होंगे, बॉटनी वाले पार्ट के अंदर। यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल्स की। तो जो 5% एनिमल्स हैं पोजेसेस अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, उनके अंदर आपको क्या मिलेगी, रीढ़ की हड्डी, और या जिसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, राइट। तो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम मिलेंगे। नोन हैज़ वर्टिब्रेट, उन्हें आप क्या बोलोगे, वर्टिब्रेट्स बोलोगे, कशेरुकी जीव। तो ऐसे जीव वो कितने हैं, 5%, जिनके अंदर आपको क्या मिले, बैकबोन मिले या कशेरुकदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम मिले, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स नाम देंगे। क्या बोलेंगे उनको, हम क्या बोलेंगे उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, वर्टिब्रेट्स। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो जो आपके टोटल 5% एनिमल्स हैं, उस 5% एनिमल में, मतलब टोटल जो आपके पास अभी तक जो एनिमल है, उनमें से सिर्फ 5% एनिमल्स के पास क्या है, बैकबोन है और वर्टिब्रल कॉलम है, और उसको आपने क्या नाम दिया है, वर्टिब्रेट्स, राइट। रिमेनिंग एनिमल्स, बाकी जितने भी बचे 5% के अलावा बाकी जितने भी, अब अभी हमने पीछे काउंट किए थे कि हमारे पास टोटल जो स्पीशीज़ आ रही थी वो कितनी स्पीशीज़ आ रही थी, अभी हमने बात की थी कि 85% है जो कौन सा कवर कर रहा था, आर्थ्रोपोडा, राइट। और इन्वर्टिब्रेट टोटल कितना कवर कर रहे थे, 94%। लेकिन जो फाइलम कॉर्डेटा था वो सिर्फ 5% कवर कर रहा था। इतनी बात समझ आ रही है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा था उस 5% कॉर्डेटा के अंदर जो वर्टिब्रेट्स है वो कॉलम, जिनके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन है। इतनी बात क्लियर होगी। और बाकी जितने बचे 5% के अलावा, मतलब जो हमारी 94% जो चीज़ें बची हैं, उन वो क्या है, लैक बैकबोन, उनके पास क्या नहीं है, वो क्या कह रहा है कि उनके पास आपको क्या नहीं मिलेगी, बैकबोन नहीं मिलेगी। क्लियर होगी बात। तो रिमेनिंग एनिमल्स विच लैक दी बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे जीव जो बच गए इस 5% के अलावा, जो एनिमल्स बच गए, यानी कि जो आपके पास बाकी चीज़ें बची हैं, 85% जो 94% जो बच गया, वो उनके पास क्या, ना तो बैकबोन भी नहीं है, मतलब, और वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या चीज़ है उसको भी हम आगे देखेंगे कि ये और वर्ड क्यों लगा हुआ है, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम क्यों बोल रहे हैं, वो भी देखते हैं अभी। रेफर्ड हैज़ इनवर्टिब्रेट्स, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर होगी बात। ऑल सच एनिमल्स इंक्लूडेड अ ग्रुप कॉल्ड द इनवर्टिब्रेटा। तो ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन नहीं है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे, ऐसे जीवों को। और उन्हें जिस ग्रुप में डालेंगे उसे बोलेंगे इनवर्टिब्रेटा। क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेटा। और जिनके अंदर मिलेगी उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, ऐसे जीवों को। और वो किस ग्रुप में क्या आएंगे, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स मतलब उन जीवों को बोलते हैं, और वो उनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं वर्टिब्रेट। और ऐसे ही ये हो गए कशेरुकी, और ये हो गए अकशेरुकी, जिनके अंदर आपको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम ना मिले तो उन्हें हम किस में डालेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। कहता है प्रेजेंटली आर अबाउट 30 इनवर्टिब्रेट फाइलम, और लगभग कहता है अगर हम प्रेजेंटली वर्तमान में बात करें तो 30 हमारे पास इनवर्टिब्रेट फाइलम है अभी, राइट। और कैटेगराइज बाय यूनिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न इन ईच ऑफ देम, और उनको हमने कैटेगराइज किया है, उन्हें अलग अलग किया उनकी विशेषताओं के आधार पर, कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पैटर्न्स। तो हमने उनको कैटेगराइज किया हर फाइलम को, है ना, कि उनकी जो मेन बातें हैं, हर फाइलम की अपनी अपनी एक मेन पहचान है, विशेषताएं, उसके आधार पर हम उन्हें उस स्ट्रक्चरल पैटर्न के बेसिस पर हम उन्हें क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। आगे आगे उसने बोला है 30 फाइलम, लिखने में थोड़ा यहाँ टिपिकली 30 है। 30 फाइला डिस्प्ले 30 पैटर्न्स, राइट। मतलब कि अगर आपके पास 30 फाइल है, इसका मतलब क्या है, वो उनके 30 पैटर्न्स अलग अलग है। बात समझ आ रही है। मैनिफेस्टिंग आ characteristics anatomically and functionally, इंटीग्रिटी एंड कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये जो 30 पैटर्न्स हैं वो हम चाहे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के आधार पर, एनाटॉमिकली यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमिकली वो कैसे हैं उस आधार पर, और फंक्शनल इंटीग्रिटी, और वो कार्य कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं,
एंड कॉमन एंसेस्टर, और वो उनका उद्घोष कैसे हुआ है, वो उनका कॉमन एंसेस्टर, उनके पूर्वज कौन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने ये 35 की जो जो हमारे 30 संघ है उनकी फॉर्मेशन की है। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। इनवर्टिब्रेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेटा। अब ये क्या, देखो एक वर्ड आता है इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, एक वर्ड आता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ें जो है ना सारी आपकी एक एक नंबर में पूछी जानी है, या तो वाइवा में या आपका जो 1.5 नंबर का जो ए सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर। तो इनवर्टिब्रेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेट क्या फ़र्क है? कहता है एनिमल ऑफन डिस्टिंग्विश इनटू टू मेजर ग्रुप। वो कहता है एनिमल्स को हमने डिस्टिंग्विश किया, विविध किया है, बांटा हुआ है इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दो बड़े ग्रुप्स के अंदर, एक कॉर्डेटा और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स। डिवीज़न बेस्ड ऑन दी सिंगुलर नोटोकॉर्ड, ये कट गया यहाँ पे, नोटोकॉर्ड है, एक रॉड है, मतलब एक हमारी बॉडी के अंदर। ये एक चीज़ को याद रखना कि कॉर्डेट्स का मतलब यहाँ कॉर्ड वर्ड आ रहा है, उसी से इस ग्रुप का नाम पड़ा कॉर्डेट्स, मतलब जिनकी बॉडी के अंदर एक रॉड मिले। वो रॉड कैसी है, एक जैसे छड़ी होती है, छड़ी की तरह रॉड मिले जो उनकी बॉडी को क्या देती है, सपोर्ट करती है। नॉन कॉर्डेट में वो एब्सेंट रहेगी। तो जो कॉर्डेट्स हैं डिवीजन बेस्ड ऑन द सिंगुलर नोटोकॉर्ड, जो स्टिफ होती है और इंटरनल होती है ना, मतलब कड़क होती है और शरीर के अंदर रहेगी वो रॉड, उस बेसिस पर हमने ये दो डिवीज़न किए हैं। क्लियर होगी बात? कहता फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल पोजेस नोटोकॉर्ड एनी स्पीशीज ऑफ देयर लाइफ। वो कहता कॉर्डेटा फाइलम के अंदर कोई भी एनिमल तभी आएगा जब उसके अंदर नोटोकॉर्ड मिले, और कब मिले, एनी पीरियड ऑफ देयर लाइफ, उसके जीवन काल के अंदर कभी भी, चाहे वो जब वो भ्रूणीय अवस्था में हो, चाहे वो अडल्ट अवस्था में हो, चाहे वो शिशु अवस्था में हो, चाहे वो उसके जीवन का अंत समय हो, है ना, कभी भी अगर उसकी लाइफ साइकिल में आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी तो वो कॉर्डेटा ही फाइलम में आएगा वो एनिमल। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे वो कहता है कि फाइलम वर्टिब्रेटा एनिमल्स हैव सपोर्टिंग एक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड पार्शली और होली ओवर बाय सेल्फ वर्टिबल कॉलम। तो उसने क्या बोला कि जो आपका ये जो वर्टिब्रेटा है उसमें जितने भी एनिमल आएंगे हैव सपोर्टिंग द एक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड, वो क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं नोटोकॉर्ड के एक्शन को, पार्शली और हुली, मतलब या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। ओवर बाय, यहाँ आगे जो ये जो कट गया है इसमें आएगा सेगमेंटेड वर्टिबल कॉलम। तो वो कहता है कि अब देखो कॉर्डेटा तो वो है जिनके अंदर आपको क्या मिले, नोटोकॉर्ड, एक छड़ मिले, एक रॉड मिले, कभी भी मिले लाइफ साइकिल में। अब उन कॉर्डेटा में से ही हमने कुछ को कह रहे हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा किसको बोल रहे हैं? एनिमल हैव सपोर्टिंग एक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड। उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है जो सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्टिंग दे रही है, ये जो काम कर रही है वो नोटोकॉर्ड या तो पार्शली और हुली ओवर बाय, या तो वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बदल गई है। किसमें बदल गई है? सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम, इसे लिख लेना आप, सेगमेंटेड वर्टिब्रल कॉलम। वो कशेरुक दंड में, मतलब छोटे छोटे खंडों में, जैसे अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को टच करके देखोगे तो वो एक रॉड नहीं है, वो छोटे छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई एक रॉड है पूरी कंप्लीट। लेकिन ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उच्च श्रेणी की जंतुओं के अंदर ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, कशेरुक दंड के अंदर। तो बात समझ आ गई कि हम कॉर्डेट किसको बोलेंगे और वर्टिब्रेट किसको बोलेंगे। कॉर्डेट हम बोलेंगे जिनके अंदर सिर्फ नोटोकॉर्ड मिले, राइट, और वर्टिब्रेट हम किसे बोलेंगे जिसमें वही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसका मतलब सारे के सारे वर्टिब्रेटा क्या है, कॉर्डेटा, बट सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा याद रखना आप। तो ये कहता है एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड और कॉल्ड हैज़ ए नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर होगी बात कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर आपको क्या नहीं मिल रही, नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही, वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। और दोज विच नोटोकॉर्ड, और जिनके अंदर दोज विच मतलब जो रखते हैं, दोज हैव या दोज विच, दोज विद नोटोकॉर्ड, ये तो विदाउट हो गया कि एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स, और एनिमल दोज विद नोटोकॉर्ड जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिल रही है वो क्या कहलाएंगे, कॉर्डेट्स। ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉट नॉन कॉर्डेट्स। तो ये मैंने अभी ऊपर भी क्लियर किया कि जितने के जितने आपके अकशेरुकी हैं वो सारे क्या इनवर्टिब्रेट्स कहलाएंगे।
क्लियर होगी बात। लेकिन ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉट नॉन कॉर्डेट्स। तो इन चीज़ों को आप याद रखें कि क्या हमारा डिफ़िकल्टी है, थोड़ा सा टर्म्स की यहाँ पर चालाकी हो रही है, इसे ध्यान से सुने। ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर हो रही बात कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं वो इन्वर्टिब्रेट हो सकते हैं, बट ऑल इन्वर्टिब्रेट्स आर नॉन नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स क्या नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं। इस वजह से मीन्स इन्वर्टिब्रेट्स माइनस प्रोटोकॉर्डेट्स इज कॉल्ड हैज नॉन कॉर्डेट्स। अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स में से प्रोटोकॉर्डेट्स को माइनस कर दो, हटा दो, तो जो बाकी जो शेष हिस्सा बचेगा वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएगा। देखो ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ ताकि अभी आपका टॉपिक चालू नहीं हुआ है, लेकिन बस यहाँ तक जो हमने बात की ऊपर से लेकर अभी तक जो इंट्रोडक्शन देखी उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि इन्वर्टिब्रेट क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप आगे समझ पाओगे। एक बार इसको दोबारा देख लो। क्या एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, ऐसे जीव जिनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड वो रॉड ना मिले तो वो नॉन कॉर्डेट्स में काउंट होते हैं। विद जिनके अंदर हो, है ना, नोटोकॉर्डेट के जो साथ हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉर्डेट्स। इतनी बात क्लियर होगी। और कॉर्डेट के अंदर भी जो जो आपके नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाए, वो आगे चल के वही आपकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे फिर वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल नॉन कॉर्डेट्स, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, आर इनवर्टिब्रेट्स। वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। बट ऑल इनवर्टिब्रेट्स, सारे के सारे जो इनवर्टिब्रेट है वो नॉन कॉर्डेट्स नहीं होते, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉर्डेट भी है। ये याद रखना कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स जिनमें आपको रॉड ना मिले वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन सारे के सारे इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट नहीं है, क्योंकि कुछ के अंदर प्रोटोकॉर्डेट एक कैटेगरी है जिसमें थोड़ी सी आपको क्या मिलेगी, वो कॉर्डेट मिलेगी, है ना। इसलिए प्रो वर्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें से अगर आप प्रोटोकॉर्डेट को माइनस कर दो तो बाकी जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉर्डेट। इसीलिए हम इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट सभी को नहीं बोल पाते, क्योंकि उसमें एक ग्रुप एक ऐसा है जिसे आप कहते हैं प्रो कॉर्डेट्स। उस प्रो कॉर्डेट में थोड़ी सी मात्रा में आपको कॉर्डेट मिलती है, लेकिन वो है फिर भी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर आप इनवर्टिब्रेट में से प्रोटोकॉर्डेट को माइनस कर दोगे तो आप प्योरली उनको क्या बोल सकते हो, नॉन कॉर्डेट्स। मतलब आप सभी इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट्स नहीं बोल पाओगे जब तक आप उसमें से प्रोटोकॉर्डेट को माइनस ना कर सको, इन एनिमल्स को हटा दो, तब जाके आप उसे क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्चुअली हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसे हम कहेंगे, अब आगे आपका एनिमल डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। ये हमारा एक एक्चुअल में जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं चैप्टर। अब सबसे बड़ी बात कि हम ये टॉपिक को स्टार्ट ही क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। जो एनिमल टैक्स डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। क्या मतलब होता है, विभिन्नता। अब विभिन्नता क्यों आप ले रहे हो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी हमने पीछे बात की कि इतने परसेंट हमारे अर्थ के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इतने वर्टिब्रेट्स हैं, है ना। आपने देखा कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो अकशेरुकीय जीव हैं, वो लगभग सबसे ज़्यादा है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास 14.8% माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 4% प्लांट और एल्गी हैं, 0.4% वर्टिब्रेट है और 80% इनवर्टिब्रेट है। ये देखो चीज़ें सारी मैंने क्लियर की हुई हैं। नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं कुछ कमी नहीं मिलेगी, बस आपने ध्यान से पढ़ना है और अच्छे नंबर लेके आना है ना। और अपने कॉलेज का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। वो तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे हर सब्जेक्ट की। राइट, क्लियर हो रही बात। और ये मत सोचिए कि नंबर लाना है, मेनली क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि आप आगे कंपटीशन में अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को क्लियर कर सकें। वो तभी पॉसिबल है जब आपको एक चीज़ क्लियर होगी। तो एनिमल जो डाइवर्सिटी या टैक्सोनॉमी जो टॉपिक आप स्टार्ट करने जा रहे हो, वो क्यों करने जा रहे हो। एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब कि जंतुओं में विभिन्नता है। आपको पता है कि इतनी सारी हमारे पास एनिमल हैं, मतलब इस अर्थ के ऊपर 14.8% कौन है, सूक्ष्म जीव, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। 4% कौन है, प्लांट और एल्गी हैं। और 0.4% कौन है, वर्टिब्रेट है। और 80% कौन है, इनवर्टिब्रेट। सबसे ज़्यादा 80% कौन है, इनवर्टिब्रेट। इतने सारों को आपने अलग अलग, हमने ये देखो कितनी डाइवर्सिटी है इस अर्थ के, प्लांट और एल्गी। अब इनके अंदर भी जाओगे तो और आपको और ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग प्रकार के हैं, प्लांट और एल्गी भी अलग अलग टाइप के हैं, वर्टिब्रेट भी बहुत हज़ारों टाइप के हैं, इनवर्टिब्रेट भी। अभी तुमने सिर्फ ओवरऑल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं,
तो इसलिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया इन एनिमल डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। बात क्लियर होगी, ये बातें चीज़ें क्लियर होगी। तो ये देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या, इसके अलावा, इनके अलावा हमारे पास क्या है, फॉसिल्स भी हैं, ये याद रखना। इनके अलावा ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा फॉसिल्स क्या होते हैं, जो आपको जीवाश्म जैसे कहते हो। तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। इनकी बुक नाम थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक नंबर चीज़ें हैं जो आप उनको नोट करते रहें साइड में। अब बात करते हैं आगे। तो अब ये बात कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी की। तो एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर में क्या क्या देखना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, है ना, और टैक्सोनॉमी। ये क्या चीज़ें, इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे हमने यहाँ बात करी कि यहाँ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी हम बातें करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात आई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें वर्गीकरण की क्या ज़रूरत है जंतुओं के केस में, क्या क्या ज़रूरत है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में एग्जांपल लेते हैं अलमीरा का। जैसे मैं एक अलमारी का अगर एग्जांपल दूं, तो आपको पता है कि एक अलमारी के अंदर जैसे हमारी मम्मा है या फादर है हमारे, या हमारी कोई बड़ी सिस्टर है, बड़ा भाई है, वो अलमारी को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं सेटिंग करके। सारे आपके कपड़े, जैसे आप खुद भी हैं, अगर आपकी एक अलमीरा है उसमें आपने सारी चीज़ों को बड़े पैटर्न से रखा हुआ है। आपने पार्टी वेयर्स अलग रखे हुए हैं, नाइट वेयर्स अलग रखे हुए हैं, है ना, डेली वेयर्स अलग रखे हुए हैं, सारे उसमें पैटर्न्स आपके अलमारी के अंदर, अलमीरा में। उससे क्या हुआ कि वो आपकी टाइम कंज्यूम कम करवाएगा ना। आपकी टाइमिंग, जब आप कहीं जाना है, आप फटाफट अपनी अलमीरा खोली, आपने अपनी चीज़ों को निकाला, आपकी बेल्ट कहाँ पर है, आपकी टाई कहाँ पर है, हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। तो वो आपकी चीज़ों को क्या कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से रख रहा है। वैसे ही क्लासिफिकेशन की नीड इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टाइप के जीव है। अब हम हर एक जीव को पकड़ के तो स्टडी कर नहीं सकते। माना कि एक टाइप का जीव है जो मतलब एक जैसा ही है, अब बार बार मैं एक मतलब तू बाहर से देखने में तो वो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन वो अंदर से एक जैसा ही है, ठीक है ना। जैसे मैमल्स में अब सारे एक जैसे ही होते हैं मैमल में, चाहे मैं अगर मैं घोड़े की बात करूँ या मैं डियर की बात, तो ये सारी चीज़ें जो एक ही कैटेगरी में आ रही हैं। तो अगर हम एक ही की स्टडी करते रहेंगे तो ऐसे तो सारा गलत हो जाएगा सिस्टम। तो इसलिए फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप्स डिवाइडेड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। तो वो कहता है कि हमने इसीलिए, जैसे मैंने अलमीरा का एग्जांपल दिया, तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, ताकि हम एक सिस्टमेटिक स्टडी कर पाएँ, अपनी मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, छोटा ग्रुप और मेजर ग्रुप को बांट सके किस बात पर, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, और उनके एक पर्टिकुलर नाम दे, किस आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषता के आधार पर उसको नाम दे। बात समझ आ रही है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, कि ताकि हमारा जो अध्ययन है, स्टडी है, वो ईजी हो पाए, राइट। और माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप को हम डिवाइड करें कि कौन माइनर ग्रुप में बनेंगे, कौन मेजर ग्रुप बनेंगे, उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर हम उन्हें नाम दें कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात, आगे देखते हैं। अब आगे वर्ड आता है एक टैक्सोनॉमी, जिसे हम साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, वर्गीकी विज्ञान, है ना। टैक्सोनॉमी और साइंस, जिसे जिसे कहते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का विज्ञान भी कह सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है, जिसमें आपका जो टैक्सोनॉमी है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, टैक्सेस और नॉर्म्स। ये कट गया यहाँ पे, यहाँ है टैक्सेस और ये नॉर्म्स। टैक्सेस का जिसमें मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ। तो टैक्सोनॉमी मतलब किसका लॉ है, ये किसका नियम है, अरेंजमेंट का, व्यवस्था का नियम, ये हिंदी में कह सकते हो। और वैसा क्या है टैक्सोनॉमी और या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ये लीनियस ने कहा था कि सिस्टमैटिक क्या होता है, ये भी एक टर्म है और ये टैक्सोनॉमी है। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, पहले स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर आप पहले तो पहचान कर रहे हो और रिलेशनशिप, संबंध स्थापित कर रहे हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। इस प्रकार की स्टडी साइंस में क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक। ये लीनियस ने ये चीज़ दी थी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लियर हो रही बात। यहाँ पर क्या है कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आप, बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप डील कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब कभी आप किसी भी जीव का पहले तो उसकी पहचान करो, फिर उसका नामकरण करो और फिर उसे वर्गीकृत करो, क्लासीफाई करो, तब वो
साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आप ऐसे काम कर रहे हो वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। और इसे किसने दिया था? एपीडी कैंडोल ने। किसने दिया था? एपीडी कैंडोल ने। बात क्लियर होगी? तो टैक्सोनॉमी और साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन हुई, क्या परिभाषा हुई कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के लिए उसे आइडेंटिफाई करते हो पहले तो, फिर उसका नॉमनक्लेचर करते हो और फिर उसे क्लासीफाई करते हो। आइडेंटिफिकेशन से पहचान करना होता है, नॉमनक्लेचर मतलब उसको ऐसा नाम देना, यूनिक नेम जो पूरी अर्थ में सिर्फ आप ही दो, मतलब दोबारा उसको आपने दे दिया साइंटिफिक नेम, फिर उसको अलग नहीं हो सकता। जैसे अब आपके गाँव में, जैसे मैं एग्जाम्पल ही ले लूँ, जैसे मैं बोलूँ कि आप अपने गाँव में जो आपके पालतू पशु होते हैं, जैसे आपके यहाँ आप गाय पालते हो या आप भैंस रखते हो अपने घर में, तो हर हर लैंग्वेज में जहाँ जहाँ आप चले जाओगे अलग अलग शहरों के अंदर उस गाय को अलग अलग या भैंस को अलग नाम से बुला सकते हैं। पंजाबी में मज्ज बोलते हैं, हिंदी में उसको भैंस बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं लैंग्वेज में अलग अलग उसका नाम है। बहुत से, अगर आपको ऐसा लगता है जो मैंने सुना है, ऐसा नहीं है, बहुत से अलग अलग उसके पर्टिकुलर नाम है। तो ये जो डिफ़िकल्टी, उससे क्या होगा, माना कि मैं भी भैंस के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, आप भी, तो हम तो पहले तो नाम में कन्फ्यूज़ रहेंगे। इसलिए उसे एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर के थ्रू उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। चाहे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी सिटी के अंदर चले जाओ, उसको उसी नाम से बुलाया जाए, उसके साइंटिफिक नेम से, राइट। आगे बात करते हैं। वो कहता है कि जो टैक्सोनॉमी है उसके टाइप्स हैं। पहला है मॉर्फो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी, देन साइटो टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी और बायो कीमो टैक्सोनॉमी। ये इसके कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5 6 टाइप की आपकी टैक्सोनॉमी होती है। ये आती नहीं कई, लेकिन जनरली आपको याद हो, पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के टाइप्स होते हैं। तो जो मॉर्फो टैक्सोनॉमी है, अभी तो हमने देखा कि टैक्सोनॉमी के अंदर आप इन चीज़ों को देखते हो, आइडेंटिफिकेशन चेक करोगे, नॉमेनक्लेचर देखोगे और क्लासिफिकेशन करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो मॉर्फो टैक्सोनॉमी में आप क्या करोगे? यहाँ पर आप देख रहे हो जो मॉर्फो टैक्सोनॉमी, उसमें सिर्फ आप किसका अध्ययन करोगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो वो बाहर से कैसा दिखता है, इन चीज़ों का अध्ययन आप इस ब्रांच में करोगे। कैरियो टैक्सोनॉमी के अंदर आप न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में देखोगे। उस जीव की जो उस जो आपको जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा मिल किस टाइप का है और क्रोमोसोम किस टाइप के हैं, कितने हैं। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आप उसके साइटोप्लाज्म का अध्ययन करोगे। उसका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, वो कैसा है। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी के अंदर आप उसके जेनेटिक इंट्रैक्शंस देखोगे कि उसके अंदर जो जेनेटिक्स जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं वो कैसी हो रही है ना। उसके बाद बायो कीमो टैक्सोनॉमी के अंदर आप उसके अंदर जो केमिकल्स मिल रहे हैं उस जीव के अंदर उनके बारे में स्टडी करोगे। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे देखते हैं। अब हमने बात कर ली कि क्लासिफिकेशन की हमें नीड है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा क्या है, अब वो देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का आपको क्या उपयोग है। पहला, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। सबसे पहली बात, आपकी स्टडी जो है, अध्ययन, वो सरल हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है। जैसे आपको पता है कि जब आपको एक सिस्टमेटिक चीज़ें मिल गई है ना, तो आपको अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको जैसे अब आपको पता है खरगोश की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन आपने एक खरगोश को पकड़ लिया तो आप उसकी जात बाकी जितनी वैरायटीज टाइप की होंगी तो आप उसका मोटा मोटा अध्ययन निकाल सकते हो उसी खरगोश से, ठीक। जैसे एग्जांपल रैबिट का दे दिया। अब रैबिट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो पूरे की पूरे मैमल्स, ये मैमल्स लिखा हुआ शॉर्टकट में, जो रैबिट है वो मैमल कैटेगरी को डिनोट करता है। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ तो मैं, ऐसे तो है नहीं कि स्तनधारी जीवों में सबको पकड़ लूँ, ह्यूमन को पकड़ के लैब में ले जाऊँ और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर डालूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रैबिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा तो वो इट मीन्स वो सभी के लिए, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है इंटरनली, वो सबकी तरह होगा जितने भी स्तनधारी होंगे। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द एफिनिटीज़। एफिनिटी का मतलब होता है संबंध होना एक दूसरे से, रिलेशनशिप। तो क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें एफिनिटी का पता लग जाता है कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे संबंध रखता है, वो कितना क्लोज है उससे और कितना दूर है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि उत्परिवर्तन कैसे हो। एवोल्यूशन का हिंदी मतलब होता है उत्परिवर्तन, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ द एवोल्यूशन। अगर आप क्लासिफिकेशन करते जाओगे तो जैसे आपको पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन क्या रहा सीक्वेंस। जैसे आपको पता है कि पहले एक कोश की जीव आए, फिर उससे दो, धीरे धीरे बनते गए बनते गए बनते गए और आज हम बन गए, करोड़ों साल लगे हैं। तो वो एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके में पता लग, जैसे प्रोटोजोआ से स्पंज बने और आर्थ्रोपोडा से एनेलिडा बना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की, मतलब प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा का फॉर्मेशन हुई और आर्थ्रोपोडा से एनेलिडा फाइलम की उजागर हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो ये चीज़ें हमें क्लासिफिकेशन से पता चली। आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। हमें एक दूसरे से उनका आपस में क्या लिंक है वो बात का पता लगा। उसे कहते हैं ट्रांजिस्ट्री स्टेट, है ना। एक मध्य स्तरीय वाली जो अवस्था होती है। टू ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में क्या लिंक है, वो उस स्टेज का हमें पता लगा। दूसरा, नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन।
जीवों के अंदर अनुकूलताएं कैसे होती हैं उनके बारे में चीज़ों का पता लगा। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द फाइलोजीनी, कि हमें फाइलोजीनी का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर, मैंने नीचे लिखा हुआ है कॉमन एंसेस्टर, मतलब जिसका सेम पूर्वज हो। मतलब कि आपको पता है जैसे अब क्लासिफिकेशन से हमें ये जैसे आपको आप क्लासिफिकेशन का आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपका परिवार है, जैसे कोई विश्नोई है ना, कोई जाट है, तो अगर आप उनके पीढ़ी दर पीछे उनकी क्लासिफिकेशन करते जाओ कि जैसे जैसे आप मान लो आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, तो आपके पापा का नाम, फिर आपके दादा का, फिर परदादा का, ऐसे करते करते माना कि एक फैमिली राजस्थान में रहती है आपकी, और एक कोई बिछड़ी हुई फैमिली आपकी यूपी में रहती है, वो भी अपने पीछे गए, पता लगा उनके परदादा का नाम और आपके परदादा का नाम सेम निकला, तो ये हमें क्लासिफिकेशन से पता लगा। क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब उनके नाम से पता लगा, उनके पास जो सर्टिफिकेट थे उससे पता लगा, और फिर उनके पता चला कि वो तो एक कॉमन एंसेस्टर है, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये फाइलोजेनी का जो अध्ययन जो हमें हेल्प है वो भी हमें क्लासिफिकेशन से मिलती है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पीशीज और टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, तो वही बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाई का सीक्वेंस। फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि जो धीरे धीरे जो सीक्वेंस आए, है ना, इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जो उनका उत्परिवर्तन विकास के अंदर जितना भी उनका एवोल्यूशनरी विकास हुआ, जो उनका उत्परिवर्तन हुआ किसका, ऑफ अ स्पीशीज और ए टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, किसी भी जाति का या किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो उसके अंदर जीव आ रहे हैं, तो जीवों का धीरे धीरे हम चेक करते हैं कि कैसे उनका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। क्लियर होगी बात। तो यहाँ मैंने बुक्स के नाम फिर से लिख दिए कि आपके इंपॉर्टेंट जो 3 बुक्स का नाम क्या है, टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लोअर नॉन कॉर्डेट्स, टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हायर कॉर्डेट्स, और तीसरी बुक का नाम है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये चीज़ आपने देख ली। तो कहीं भी आपने किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा टिपिकल काम नहीं है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश वाले भी नहीं रोएंगे कि आपको सर इंग्लिश इंग्लिश में हो रहा है या कुछ। धीरे धीरे आप अपने अंदर कैपेबिलिटी लाएंगे तभी तो आपको आएगी। आज भी डरोगे कि हमें नहीं आती इंग्लिश, तो फिर फेल हो जाओगे आप, फिर आज भी आप पीछे रह जाओगे बाकियों से। और ये भी आप बात ध्यान रखना कि जो अगर प्योर हिंदी है और एक प्योर इंग्लिश लड़का है, बच्चा है, तो अगर आप एक प्योर हिंदी वाला बहुत अच्छा पेपर भी कर रहा है ना, फिर भी उसके मार्क्स कम आएंगे इंग्लिश वाले से। हाँ, अगर आप हिंदी वाला स्टूडेंट बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करता है तो उसका जो मार्किंग है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप उसमें हिंदी के वर्ड्स तो लिखिए, लेकिन बीच बीच में जो टर्मोलॉजी है, जो मेन वर्ड्स है, उनको इंग्लिश में रहने दो, तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। राइट। और ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आज ही के दिन आपका सब कुछ इंग्लिश आ जाए। धीरे धीरे होगा कि आप बहुत अच्छे अपने इंग्लिश मैटर में हो जाओगे। राइट। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतने ही करते हैं। जो भी आपको अभी भी इसमें टिपिकल जो चीज़ें लग रही हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे वॉइस मैसेज भेजिए या मुझे टाइप करके भेजो मैसेज, सर हमें ये टॉपिक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड लक।